learningnotes.com. Today's topic is round robin algorithm. We have already discussed the first come first serve and shortest job first along with shortest remaining time first algorithm. If you have not watched the video, please go and watch it. So today's algorithm that we are going to discuss is round robin algorithm. तो राउंड रॉबिन एल्गोरिथम बेसिकली किस तरीके की है इस बारे में डिस्कस करेंगे. प्रिमिटिव है या नॉन प्रिमिटिव, किस तरीके से वो प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कराती है और कैसे ये बाकी एल्गोरिथम से डिफरेंट है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे. तो एक जो इम्पॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट आता है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द राउंड रॉबिन एल्गोरिथम, इट इज़ द टाइम क्वांटम. टाइम क्वांटम क्या होता है? इट इज़ द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम जो राउंड रॉबिन एल्गोरिथम ऑलरेडी फिक्स कर देती है हर एक प्रोसेस के लिए अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म करने के लिए. अगर मैंने यहाँ पर टाइम क्वांटम को 2 यूनिट्स के लिए फिक्स कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है टाइम क्वांटम इज इक्वल्स टू 2, सो दिस माइट बी एनी यूनिट ऑफ टाइम. आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट कि ये कौन से यूनिट ऑफ टाइम के बारे में बात की जा रही है. आई एम सेइंग कि अगर टाइम क्वांटम 2 यूनिट ऑफ टाइम है तो प्रोसेसेस का बर्स्ट टाइम कुछ भी हो, irrespective of the amount of burst time a process has, वो एग्जीक्यूशन अपना सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए ही परफॉर्म करेगी. और जैसे ही वो 2 यूनिट ऑफ टाइम का एग्जीक्यूशन अपना कंप्लीट कर लेगी, इट विल इमीडिएटली स्विच ऑन टू द नेक्स्ट प्रोसेस. तो ये किस तरीके की हुई आप आराम से जज कर सकते हैं. इट इज़ अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ एन एल्गोरिथम बिकॉज 2 यूनिट ऑफ टाइम कंप्लीट होते ही हम फोर्सफुली उस प्रोसेस को प्रिमिट करा ले रहे हैं. वी आर रिमूविंग इट फ्रॉम द सीपीयू एंड वी आर एग्जीक्यूटिंग द नेक्स्ट प्रोसेस. ओके, तो एक क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ जिसमें हमारे पास प्रोसेसेस दी हुई है P1, P2, P3, P4 एंड P5. ऑल्सो हमारे पास इसके अराइवल टाइम है और बर्स्ट टाइम है. हमें क्या करना है, हमें अगेन वी हैव टू कैलकुलेट सम थिंग्स. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन द प्रीवियस वीडियो. मैं फिर से बता देती हूँ. दीज आर द टाइम रिलेटेड टू एवरी प्रोसेस. अराइवल टाइम का मतलब हमें पता है कि जब प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर आ गई. बर्स्ट टाइम का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ टाइम इट रिक्वायर्स विद द सीपीयू टू परफॉर्म इट्स एग्जीक्यूशन. और जो हमें कैलकुलेट करना है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं. हमें कंप्लीशन टाइम निकालना है. कंप्लीशन टाइम मतलब प्रोसेस आने के बाद कितनी टाइम तक अपना कंप्लीशन कर पाई. बिकॉज ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर P1 0 पे आई है तो वो 0 से आकर 5 पर अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगी. बिकॉज दिस इज राउंड रॉबिन एल्गोरिथम. सो हाउ एट व्हाट टाइम इट विल कंप्लीट, वी विल कैलकुलेट इट. ओके, नेक्स्ट जो हमें कैलकुलेट करना है वो टर्न अराउंड टाइम. तो टर्न अराउंड टाइम हम कैसे कैलकुलेट करते थे? आई हैव टोल्ड यू द फॉर्मूला. सो द टर्न अराउंड टाइम इज कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम. सो टर्न अराउंड टाइम का जो फॉर्मूला है वो ये है कि कंप्लीशन टाइम से हमें अराइवल टाइम को माइनस कर देना है. तो इसका मतलब क्या हुआ? कंप्लीशन टाइम. कंप्लीशन टाइम मतलब जब उस प्रोसेस ने अपना पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया. और अराइवल टाइम क्या है कि कब वो एग्जैक्टली रेडी क्यू के अंदर आई थी. ओके, सो दिस इज द टर्न अराउंड टाइम. और हमें जो चीज़ कैलकुलेट करनी है दैट इज द वेटिंग टाइम. वेटिंग टाइम का मतलब क्या होता है कि अगेन a process when it is arriving in the ready queue, it is not that immediately उसके आने पर उसको तुरंत ही क्या है CPU allocate हो जाएगा. ऐसा ज़रूरी नहीं होता है. It might be possible that a process has to wait in the ready queue. प्रोसेस को ready queue के अंदर कुछ समय तक वेट करना पड़े. ठीक है, तो ये चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है. और वेटिंग टाइम हमारा कैलकुलेट कैसे होता है? इट इज़ टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम. सो दिस इज द वेटिंग टाइम. सो हमारा जो फॉर्मूला निकल कर आया है दैट इज नथिंग बट कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम इज इक्वल्स टू बर्स्ट टाइम प्लस वेटिंग टाइम. एंड दिस इज नथिंग बट द टर्न अराउंड टाइम. तो प्लीज इस फॉर्मूले को याद रखिएगा बिकॉज यही हमें हेल्प करने वाला है हमारे गैंट चार्ट के बाद बाकी सारे टर्म्स को कैलकुलेट करने के लिए. सो तो कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम एंड द वेटिंग टाइम. सो ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू कैलकुलेट. सो अब हम गैंट चार्ट बनाएंगे अपना. तो गैंट चार्ट ऑब्वियसली वी विल स्टार्ट फ्रॉम 0. इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0. ठीक है, अब चेक कर लेते हैं. हमारा टाइम क्वांटम यहाँ पर 2 यूनिट ऑफ टाइम है. जो सबसे पहली प्रोसेस हमें 0 पर मिल रही है दैट इज P1. सो ऑब्वियसली P1 विल डेफिनेटली परफॉर्म इट्स एग्जीक्यूशन. कब तक परफॉर्म करेगी? अगेन 2 यूनिट ऑफ टाइम है तो 2 यूनिट ऑफ टाइम तक ही ये अपना
अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगी एंड इमीडिएटली इट विल प्रिमिट. ओके, इट विल प्रिमिट. नाउ 2 यूनिट ऑफ टाइम तक हमारे पास 2 प्रोसेसेस आ चुकी हैं, P2 एंड P3. नाउ विच वन टू सिलेक्ट? अब इस केस में टाई ब्रेकर कौन होता है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. अगर 2 यूनिट ऑफ टाइम तक P2 और P3 से P1 हैज ऑलरेडी परफॉर्म इट्स एग्जीक्यूशन फॉर 2 यूनिट ऑफ टाइम, द रिमेनिंग बर्स्ट टाइम इज 3, राइट. लेकिन अब हमारे पास 2 यूनिट ऑफ टाइम तक 2 प्रोसेसेस अराइव हो चुकी है. नाउ इट इज अ टाई कि P2 और P3 में हमें किसे सिलेक्ट करना है. तो इसका टाई ब्रेकर कौन होता है? Obviously you have to follow the first come first serve. So P2 will be the process जो कि हमारे CPU के साथ एग्जीक्यूशन परफॉर्म करने के लिए आएगी. बर्स्ट टाइम कितना है प्रोसेस P2 का? 2 यूनिट ऑफ टाइम. सो इट विल बी 0 एंड इट विल एग्जीक्यूट टिल 4, राइट. नेक्स्ट देखते हैं हम प्रोसेस. अब हमारी 4 तक हमारे पास P3 भी आ चुकी है, P4 भी आ चुकी है और P5 भी आ चुकी है. सो ऑल ऑफ देम हैव अराइव्ड. Now P1 and P2 have already performed the execution for 2 unit of time. So the next process which will be executing is nothing but P3. अब यहाँ पर देखते हैं P3 को 1 यूनिट ऑफ टाइम की जरूरत है, लेकिन हमारा टाइम क्वांटम 2 यूनिट फिक्स्ड है. नो प्रॉब्लम, वी विल नॉट कीप द CPU आइडल बिकॉज इट इज अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ एल्गोरिथम एंड हमारा मोटिव क्या है कि हमें CPU को आइडल किसी भी केस में नहीं रखना है. सो ऑब्वियसली अगर इसे 1 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए तो कोई बात नहीं, 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट करेगा और एग्जीक्यूट होकर के अपने आप को टर्मिनेट कर लेगा, राइट. नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस P4. P4 will execute again for 2 unit of time. So it will be 4. So 5 plus 2 will be 7. Now next would be P5. Next 2 unit of time के लिए execute करेगा 9. ठीक है. सो P5 टिल P5 हमारा एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो चुका है. अभी हम एक बार और चेक कर लेते हैं वापस से, क्या P1 को CPU की जरूरत है? हाँ है, बिकॉज अभी 3 बर्स्ट टाइम बचा हुआ है इसका. P2 को जरूरत है? नहीं है. P3 को जरूरत है? नहीं है. क्या P4 को जरूरत है? हाँ है. और P5 को भी फाइनली हमारे CPU की जरूरत है. ठीक है. तो नेक्स्ट प्रोसेस जो हमारी एग्जीक्यूट करेगी वो कौन सी है? P1. सो P1 विल एग्जीक्यूट टिल 11 because 9 plus 2 is 11, right? तो फिर से इसमें 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर लिया. जो रिमेनिंग बर्स्ट टाइम हुआ वो क्या है? 1 यूनिट ऑफ टाइम. नाउ स्टिल इट हैज नॉट कंप्लीटेड. नाउ नेक्स्ट विल बी P4. P4 फिर से 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट करेगा एंड द रिमेनिंग टाइम वुड बी 2. नेक्स्ट वुड बी P5 और P5 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट करेगा बिकॉज इट ओनली रिक्वायर्स 1 यूनिट ऑफ टाइम फॉर कंप्लीटिंग इट्स एग्जीक्यूशन, राइट. सो P5 को अब CPU की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट हम फिर से देख लेते हैं P1. क्या P1 को जरूरत है? यस, फॉर 1 यूनिट ऑफ टाइम. सो इट हैज आल्सो टर्मिनेटेड बिकॉज इसका बर्स्ट टाइम कितना हो चुका है? 0. सो द लास्ट प्रोसेस व्हिच इज रिक्वायर्ड बाय द CPU इज P4. सॉरी, द लास्ट प्रोसेस हु रिक्वायर्स द CPU इज P4. तो P4 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट करेगा टिल 17. ओके, तो ये हमारा कंप्लीट जैन चार्ट है. अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सारी प्रोसेसेस एक साथ कंप्लीट नहीं हुई. P2 2 पर आई जरूर और उसने अपना एग्जीक्यूशन, चलो 2 ने तो डायरेक्टली 4 पे कंप्लीट कर लिया. देखिए P3 4 पर आई जरूर बट somehow it had to see P3 has also completed, so wrong example. Let's take P4. See P4 5 पर आई जरूर but still it had to take the part of CPU more times. ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई प्रोसेस किसी टाइम पर आ रही है तो वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके ही टर्मिनेट होगी. बहुत बार ऐसा होगा कि बाद में भी जो प्रोसेसेस हैं वो अराइव हो, राइट. तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं हमारा फाइनली कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें हटा दी हैं बिकॉज हमें ओरिजिनल बर्स्ट टाइम की नीड अभी आएगी. सो दिस वाज 5, 2, 1, 6 एंड 3. ओके, सो लेट अस कैलकुलेट नाउ एवरीथिंग. कंप्लीशन टाइम. कंप्लीशन टाइम कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपसे बोला था कि आपको राइट हैंड साइड से शुरू करना है और जैसे ही आपको वो प्रोसेस मिल जाए उसका टाइम नोट कर लेना है. सो मैंने यहाँ से मूव करना शुरू किया, मुझे P4 मिली. मैंने जैसे मूवमेंट अपना आगे बढ़ाया, आई गॉट P1. सो P1 गॉट कंप्लीटेड एट 15. सो दिस इज द कंप्लीशन टाइम. नेक्स्ट हम और आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर P2 हमें कहाँ मिल रही है? 4 पर. सो इट कंप्लीटेड एट 4. और आगे बढ़ते हैं. P3 कहाँ मिल रही है? 5 पे. सो इट कंप्लीटेड एट 5. P4 कहाँ पर है? 13. एंड फाइनली P5 इज एट 14.
So P1 15, P2 is 4, P3 is 5, and P4 is 13, and P4 is 17. So P4 has completed at 17 and P5 has completed at 14. तो आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड से देखना है और उसी तरीके से आपको सॉल्व करते रहना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीशन टाइम। Now what is turnaround time? Turnaround time is nothing but completion time minus arrival time. तो आपको ये दोनों subtract करने हैं। So this will be 15, 4 minus 1 would be 3, 5 minus 2 would be 3, 17 minus 3 would be 14, 14 minus 4 would be 10. So ये हो गया आपका turnaround time. अब आपको फाइनली जो कैलकुलेट करना है वो क्या है, वेटिंग टाइम। Now what is waiting time? Waiting time is nothing but turnaround time minus burst time. So 15 minus 5 would be 10, 3 minus 2 would be 1, 3 minus 1 would be 2, 14 minus 14 minus 6 would be 8, and 10 minus 3 would be 7, ठीक है। तो ये हमारे कैलकुलेट होकर आ गया वेटिंग टाइम। एक वेरीफाई करने के लिए देख लेते हैं, ये देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए आप P1 देखिए 0 पर आई थी, इट अराइव्ड एट 0, ओके। सो इनिशियली हमें ऐसा लगेगा कि P1 को वेट नहीं करना पड़ा क्योंकि वो 0 पर आई और उसे 0 पे ही CPU मिल गया, लेकिन क्या उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो पाया? नहीं। P1 को फिर से क्या हुआ था, 9 से 11 तक की जरूरत पड़ी थी CPU को के साथ एग्जीक्यूशन करने के लिए। अगेन 14 से 15 तक जरूरत पड़ती, इसलिए इसका ओवरऑल जो वेटिंग टाइम आया है वो क्या है, 10 यूनिट ऑफ टाइम, ओके। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट। अब आपसे कुछ भी पूछेगा, इफ इट विल आस्क यू टू कैलकुलेट द एवरेज टर्नअराउंड टाइम, सो व्हाट यू विल डू, यू विल सम अप, you will perform the summation of all these and you will divide it by n. So you will perform the summation of all the values of the turnaround time and then you will divide it by the number of processes which are there. So 15 plus 3 is 18, 18, 19, 20, 21, 21 plus 14 plus 10. So it will be 5, 45 divided by how many processes? 5. So how many processes? 1, 2, 3, 4 and 5. So 5 9s are 45. So 9 would be the average turnaround time. So इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज, इसका भी पूछेगा आपसे। It is not an issue. You just have to add all the values and have to divide it by the number of processes. Okay. Let us take one more example. This example says कि हमारे पास फिर से यहाँ पे 5 processes हैं। ये उनके अराइवल टाइम है, बर्स्ट टाइम है और उनका टाइम क्वांटम यहाँ पर दिया हुआ है इस बार हमारे पास 3 यूनिट ऑफ टाइम। तो इसका जैंट चार्ट बना लेते हैं और देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारे पास सारी वैल्यूज़ निकल कर आएंगी जब हमारा टाइम क्वांटम 3 यूनिट ऑफ टाइम हो जाता है तो, राइट। तो 0 पर हमारे पास जो प्रोसेस आएगी सबसे पहली वो कौन सी होगी, P0। सो P0 इज़ कमिंग at 0 and will execute for 3 unit of time. तो remaining burst time कितना हो जाएगा, 2. So it will execute till 3. Next हमारे पास P1 आने वाली है। P1 का burst time कितना है, 3 और time quantum कितना है, 3. So no problem, it will execute till 3 and will become 0 and terminate itself. Next is P2. So P2 is having the burst time of 8 and the time quantum is 3. तो ये 3 के लिए फिर से एग्जीक्यूट करेगा और जो रिमेनिंग बर्स्ट टाइम है वो कितना हो जाएगा, 5. नेक्स्ट यू हैव प्रोसेस P3 एंड P3 रिक्वायर्स 6 बर्स्ट टाइम बट वी हैव टाइम क्वांटम फिक्स्ड एज 3, सो इट विल एग्जीक्यूट टिल 12. नेक्स्ट हमारे पास P4 है, हमारा टाइम क्वांटम 3 है लेकिन P4 को सिर्फ 2 यूनिट चाहिए, नो प्रॉब्लम। P4 पूरा एग्जीक्यूशन अपना परफॉर्म करके अपने आप को टर्मिनेट कर लेगी। सो नाउ व्हाट ऑल वी हैव P0, P2 एंड P3 जिन्हें अभी भी स्टिल CPU की ज़रूरत है। तो P0 फिर से आएगा यहाँ पर और फिर से 2 यूनिट के लिए एग्जीक्यूट करेगा अपने आप को एंड विल टर्मिनेट एट 16. सो फाइनली P0 हैज़ फिनिश्ड। नेक्स्ट हमारे पास आएगी P2 फिर से 3 यूनिट ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगी और 2 यूनिट रिमेनिंग है हमारे पास अभी भी बर्स्ट टाइम P2 का। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस है P3 विल अगेन एग्जीक्यूट फॉर 3 यूनिट ऑफ टाइम एंड terminate itself. So 19 2, so
how much time it will take. Okay, so P2 finished at 19. So are we going right? Okay, so P2 finished at 19. So अभी भी इसका 2 यूनिट बच गया. P3 is terminating. Okay, so this is 22. नेक्स्ट हमारे पास P4 हैज़ ऑल्सो, P3 हैज़ टर्मिनेटेड, P1 हैज़ टर्मिनेटेड. जो रह गया वो कौन है? P2. सो P2 विल फिनिश एट 24. सो फाइनली ये हमारा जैंट चार्ट आ चुका है हमारे पास, एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू बी गिवन. अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम. सो लेट अस कैलकुलेट द कंप्लीशन टाइम. सो व्हाट इज़ द कंप्लीशन टाइम? यहाँ से देखना शुरू करते हैं राइट हैंड साइड से. सबसे पहले P0 वी गॉट एट 16. सो P1 वी गॉट एट 6. P2 वी गॉट एट 24. P3 वी गॉट एट 22. and finally P4 we got at 14. Now what is the turnaround time? So turnaround time would be completion time minus arrival time. So 6 minus 1 is 5, 24 minus 2 is 22, 22 minus 3 would be 19, 14 minus 4 would be 10. अब हमें फिर से निकालना है क्या? वेटिंग टाइम. सो वेटिंग टाइम इज नथिंग बट टर्न अराउंड टाइम माइनस burst time. 16 minus 5 will give you 11, 5 minus 3 will give you 2, 22 minus 8 will give you 14, and 19 minus 6 will give you how much? 13, right? And 10 minus 2 will give you 8. तो ये हमारा फाइनली कैलकुलेट होकर आ चुका है वेटिंग टाइम. अब आप इससे कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम. सो दिस इज़ हाउ आपकी राउंड रॉबिन एल्गोरिथम काम करती है, राइट. एक प्रॉब्लम जो राउंड रॉबिन एल्गोरिथम के साथ आती है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं. देयर इज़ वन डिसएडवांटेज दैट प्रोसेस माइट स्टार्व. Not starve rather, but okay. So there is a major disadvantage of the round robin algorithm that we will discuss. See, एक चीज़ हम यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि जो हमारा रेडी क्यू है ना, तो रेडी क्यू के अंदर जो भी प्रोसेसेस आ रही हैं, लेट्स से P1, P2, P3, P4, इस तरीके से हमारी 4 प्रोसेसेस आ गई. जब P1 आई थी तो P1 जब 0 पर आई यहाँ पर, तो उसने अपने आप को कितने टाइम तक एग्जीक्यूट किया? जो उसका बर्स्ट टाइम था, सॉरी, जो टाइम क्वांटम हमने डिसाइड किया हुआ था उतना. नेक्स्ट हमारे पास P2 आई. अच्छा, अगेन अगर P1 अपना एग्जीक्यूशन उस गिवन टाइम क्वांटम में कंप्लीट नहीं कर पाई है, सो व्हाट विल हैपन? इट विल अगेन बी एडेड टू द क्यू, बिकॉज उसे फिर से CPU की ज़रूरत है, राइट. फिर कुछ टाइम तक इसने अपना जो भी टाइम क्वांटम डिफाइंड है उस तक अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म किया. P2 आ गई. अगर P2 का एग्जीक्यूशन गिवन टाइम क्वांटम में कंप्लीट हो जाता है, सो इट विल बी डिलीटेड फ्रॉम द क्यू एंड विल नॉट बी फर्दर एडेड, राइट. अगर P3 आती है, P3 किसी टाइम क्वांटम पे अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करती है, लेट्स से किसी टाइम क्वांटम पर उसने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया लेकिन उसका बर्स्ट टाइम 0 नहीं हुआ, सो अगेन व्हाट विल हैपन? P3 विल बी एडेड. ओके, तो ये हो क्या रहा है? बेसिकली रेडी क्यू यहाँ पर एक सर्कुलर क्यू की तरह काम कर रही है, बिकॉज अगर कोई प्रोसेस आ रही है वो टाइम क्वांटम के लिए CPU के पास जा रही है, इफ़ इट फर्दर रिक्वायर्स द CPU वो फिर से क्यू में ऐड हो जा रही है. अगेन इफ द नेक्स्ट प्रोसेस इज वर्किंग विद द CPU, अगर उसे CPU की फर्दर ज़रूरत नहीं है तो वो अपने आप को क्यू से डिलीट कर ले रही है. अगेन P3 इज कमिंग एंड एग्जीक्यूटिंग विद द CPU, अगर P3 को फिर से ज़रूरत है तो वो क्या हो रही है? P3 फिर से क्यू के अंदर ऐड हो जा रही है. सो दिस पर्टिकुलर रेडी क्यू इज एक्टिंग लाइक अ सर्कुलर क्यू इन द राउंड रॉबिन एल्गोरिथम. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट क्या है? जब क्यू के अंदर एक से ज़्यादा प्रोसेसेस आ गई, जो मैंने यहाँ पर बोला था आपको कि अगर 0 पे P1 ने अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म किया, लेट्स से टाइम क्वांटम 2 के लिए, तो 2 तक हमारे पास P2 P3 दोनों आ चुकी थी क्यू के अंदर. तो ये डिसीजन फैक्टर कौन बनता है कि अब किस प्रोसेस को उठाना है? तो दैट डिसीजन फैक्टर व्हेन मोर देन 2 प्रोसेसेस आर प्रेजेंट इन द रेडी क्यू इज द टाई ब्रेकर
इज़ दी FCFS एल्गोरिथम। दो एल्गोरिथम जो हमें यूज़ करनी होती है टाई ब्रेकर के लिए वो कौन सी है? FCFS एल्गोरिथम, राइट। नाउ अब हम बात करते हैं कि एक पॉइंट आपके दिमाग में आता होगा कि हम टाइम क्वांटम किस बेसिस पर डिसाइड करते हैं, कि अगर हमने किसी प्रोसेस के लिए, गिवन प्रोसेस के लिए टाइम क्वांटम डिसाइड करना है तो उसका हमारा बेस क्या होना चाहिए। तो अभी एक बार कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में एक बात करी थी, अगर आपको याद हो तो, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के बारे में आई हैव डिस्कस्ड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात कर चुके हैं। क्या होता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग? दैट इफ़ प्रोसेस P1 इज एग्जीक्यूटिंग एंड नाउ P1 हैज़ टर्मिनेटेड, और रादर आई शुड से प्रिमिटेड, नॉट टर्मिनेटेड, उसने अपने आप को प्रिमिट कर लिया है किसी पॉइंट पर, so that P2 the execution can be given to P2 and P2 is performing execution for some time and again the execution is given to P1। तो ये जो switching हो रही है P1 P2 में जो ये आपस में swapping take place कर रही है, दिस कॉन्सेप्ट इज़ नथिंग बट द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग अमंग द प्रोसेसेस। और ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कैसे होती है इसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। हम बात करेंगे यहाँ पर कि राउंड रॉबिन का कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग से क्या रिलेशन है। ओके, तो हम बात करते हैं, अगर हमारा टाइम क्वांटम लेट्स से बहुत टाइम क्वांटम डिसाइड करने का फैक्टर क्या होता है। लेट्स से एक केस लेते हैं हम, जब हमने टाइम क्वांटम को बहुत लार्ज रखा है। बहुत लार्ज रखने का मतलब क्या है? बहुत लार्ज नहीं एग्जैक्टली, बट जितने भी बर्स्ट टाइम हमारे पास प्रोसेसेस के गिवन हैं उन्हीं के आसपास अगर हमने उसे रखा है, राइट। तो अगर हमने उस टाइम क्वांटम के, लेट्स से अगर हमने टाइम क्वांटम 10 यूनिट ऑफ टाइम का रखा है और जितनी भी प्रोसेसेस हमारे पास प्रेजेंट हैं उन सब का बर्स्ट टाइम जो है वो लेस देन है 10 के, ठीक है। तो होगा क्या, अगर हमारे पास टाइम क्वांटम 10 है और सारे के सारे प्रोसेसेस का बर्स्ट टाइम 10 से कम है, तो ऑब्वियसली जो भी प्रोसेस आएगी वो उस पर्टिकुलर टाइम क्वांटम में अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगी और नेक्स्ट प्रोसेस आके अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगी। दैट मीन्स कि किसी भी प्रोसेस को एक बार क्यू में एंटर होने के बाद वापस से क्यू में एंटर होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज व्हेन द बर्स्ट टाइम ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज लेस देन व्हाट द टाइम क्वांटम वी हैव डिसाइडेड, तो उसको वापस से हमें क्यू के अंदर एंटर कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो अगर हम टाइम क्वांटम को लार्ज इनफ रखते हैं सो दैट ऑल द बर्स्ट टाइम गेट एग्जीक्यूटेड, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, राइट। तो बेनिफिशियल क्यों है? क्योंकि उसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा, बिकॉज सी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज़ बेसिकली नॉट समथिंग विच इज़ वेरी फेवरेबल। क्यों? क्योंकि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होना इज़ इम्पॉर्टेंट, इज़ गुड ऑल्सो अप टू एन एक्सटेंट। क्यों? क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा स्विचिंग टेक प्लेस करेगी सो इट इज़ अननेसेसरी अ वेस्टेज ऑफ टाइम, बिकॉज CPU ड्यूरिंग स्विचिंग इज़ आइडल। जब स्विचिंग टेक प्लेस कर रही है, जैसे हमने बात करी थी, आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक प्रोसेस अगर P1 P2 में स्विच कर रही है तो इसको अपना स्टेट सेव करना होता है। तो ये जो सेव स्टेट करने का पार्ट चलता है उस केस में CPU इज आइडल। सो इफ टू मेनी प्रोसेसेस विल बी डूइंग द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग या कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की फ्रीक्वेंसी इनिशियली बढ़ जाएगी, तो उससे डिसएडवांटेज हमारा ही है। क्यों? क्योंकि CPU कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में ज़्यादा बिजी हो जाएगा एंड इट विल नॉट बी डूइंग एनीथिंग प्रोडक्टिव, not executing the process, rather only performing the context switching। So जो टाइम क्वांटम है अगर उसको हम लार्ज इनफ रखते हैं सो दैट सारे बर्स्ट टाइम उस टाइम क्वांटम से कम है, देन इन दैट केस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग वुड बी लेस। सो उस केस में हमारे लिए ये बेनिफिट हो जाएगा। बट अगर हमने टाइम क्वांटम को बहुत ज़्यादा लार्ज इनफ रखा है सो माइट बी पॉसिबल दैट इट विल नो मोर एक्ट एज अ राउंड रॉबिन एल्गोरिथम, रादर इट विल बी एक्टिंग लाइक एन FCFS एल्गोरिथम। अगर हमने टाइम क्वांटम को इतना लार्ज इनफ रखा कि वो सारे बर्स्ट टाइम से कम है, तब तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कम हो जाएगी। लेकिन अगर टाइम क्वांटम
इन जनरल भी बहुत लार्ज हुआ तो भी प्रॉब्लम क्या आएगी कि दैट पर्टिकुलर प्रोसेस विल नो मोर बी एग्जीक्यूटिंग लाइक अ राउंड रॉबिन एल्गोरिथम, रादर विल एग्जीक्यूट लाइक अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम. सो ये प्रॉब्लम्स हैं आपके टाइम क्वांटम डिसीजन मेकिंग में. सो वी से दैट 80% वी शुड टेक द रेशियो लाइक 80% of the processes should execute in the given time quantum which is being decided by the CPU. Okay, so this was about the round robin algorithm.